तो स्वागत है आपका हमारे नए चैनल PRS वनडे एग्जाम में। तो आइए आज हम लोग क्लास से पहले मोटिवेशनल क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमको आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। तो खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। तो आइए इस प्यारे से मोटिवेशनल थॉट से हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और सब लोग अच्छे से उत्तर दीजिए और क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से पढ़िए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई? हम लोग देखते हैं कि भारत में पहली बार लोगों को गिनने का कार्यक्रम जो किया गया वो कौन से अंग्रेज ने चालू किया। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले जो जनगणना चालू हुई वो लॉर्ड मेयो ने चालू किया और इसका डेट भी पूछेंगे अगर तो डेट हम लोग बता देंगे कि ये 1872 में चालू किया था इसने। ठीक है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो हम लोग देखते हैं कि जो अंग्रेज आए और हम लोगों के यहाँ पहली बार जो उन्होंने जीत पाई तो उन्होंने प्लासी के युद्ध से जीत पाई और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में। ये पॉइंट भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसी से प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों की जड़ें यहाँ मजबूत हुई और यहाँ पे उन्होंने शासन करना चालू कर दिया। वही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कैसे हुई, कौन से युद्ध से हुई? तो प्लासी का युद्ध से। फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहां पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है या सुंदरबन में? तो हम लोग मैंग्रोव वन के बारे में देखते हैं तो मैंग्रोव वन वो वन होते हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, ये अक्सर दलदली भूमि में उगते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो सुंदरबन में सबसे ज्यादा बड़े ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के डेल्टा पर बना है ये सुंदरबन। इसमें सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और इसी में हम लोग देखते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेल्टा भी, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ही है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को पहली बार जब अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस समय पाकिस्तान नहीं था जब अंग्रेज थे, तो लाहौर के बीच में बिछा रहे थे, दिल्ली से लाहौर के बीच में। उसी समय खुदाई में उनको पक्की ईंटें मिली तो उन्होंने फिर आगे और खुदाई करके अच्छे से देखा कि कैसे है। तो फिर हम लोग देखते हैं ये वैदिक सभ्यता कि द्रविड़ सभ्यता या आर्य सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर स्थित सभ्यता थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास में है? जैसे मान लीजिए इस समय मोदी जी का शासन चल रहा है, अगर लोकसभा को भंग करना पड़े, कोई जरूरत या इमरजेंसी आ जाए तो उसको कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे कि प्रधानमंत्री करेंगे कि राष्ट्रपति करेंगे? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास में है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? जो मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जाता है हर गांव ग्राम पंचायत में, या प्रधान जो हम लोगों को रोजगार देते हैं इसके माध्यम से, उसके बारे में ही बताना है कि कितने दिन का ये रोजगार होता है इसमें। तो इसमें बताया गया है कि प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन युक्त रोजगार गारंटी कि निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना या शहरी रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो जो मनरेगा है उसमें
प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन युक्त रोजगार की गारंटी दी जाती है हमारे सरकार के द्वारा। फिर आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? एलोरा की गुफाएं हमको मिली हैं, उनके बारे में हमको अच्छे से जानकारी मिली, पुराने समय के बारे में काफी उसमें चित्र मिले हैं, बने थे। तो वही हम लोगों को बताना है कि एलोरा ये किस राज्य का एक पवित्र स्थल है। तो ये राजस्थान में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, कर्नाटक, ये महाराष्ट्र में एलोरा मौजूद है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें हम लोग देखते हैं तो लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड लिलिथगो या लॉर्ड इरविन। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये तो 1947 के समय में, 1947 में जब बंटवारा हो रहा था, इस समय ये भारत के वायसराय थे और ये अंतिम वायसराय भी थे इनके बारे में। और ये लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन और ये लिलिथगो, तो लॉर्ड लिलिथगो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये वायसराय थे। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय इसमें बताना है कौन सा है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई या सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद या भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो सबसे पहले अंग्रेज कोलकाता को ही अपनी राजधानी बनाए थे और वहां पर ही इन्होंने भारतीय संग्रहालय की स्थापना करके इसको बनाया था। तो यही जो है संग्रहालय कोलकाता वाला सबसे बड़ा संग्रहालय है अभी तक। उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक एक पुस्तक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये जो विनय पिटक पुस्तक है इसमें सी वाला आंसर सही होता, लेकिन उसमें दिख नहीं रहा है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। उसके बाद हम लोग अगले स्लाइड पे देखते हैं। इसमें देखते हैं तो क्वेश्चन बताना है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो हम लोगों ने पहला अनुच्छेद देखा था, तो पहले अनुच्छेद में बताया गया था कि भारत जो है राज्यों का संघ है। फिर दूसरे अनुच्छेद से हमने ये देखा था कि कोई भी विदेशी राज्य जो है आकर के भारत में मिल सकता था। और फिर तीसरे अनुच्छेद में हम लोगों ने देखा था कि उसकी सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 3 नंबर सही होगा। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्या उद्देश्य है? जो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बनाए गए हैं उनका क्या उद्देश्य है उसके बारे में हमको बताना है। तो सीमा की सुरक्षा की निगरानी करना या वित्तीय बाजार को विनियमित करना या आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, आपदा राहत कार्यों का प्रबंधन करना। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होते हैं ये लोग आतंकवादी विरोधी अपहरण और विरोधी अभियान चलाते हैं और इसको नाकाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा वो वर्षा होती है जिसमें वर्षा के साथ साथ अम्ल के भी कुछ कण उसमें बारिश में शामिल होकर गिरते हैं। ये इसका जो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल था, ये ताजमहल जो हमारा था, ये सफेद के बजाय अम्लीय वर्षा की वजह से ये पीला हो गया था, क्योंकि मथुरा में बहुत बड़ी उस समय रिफाइनरी लगी थी, उसी की वजह से वहां से अम्ल हवा में उड़ के मिलके फिर बारिश में मिल जाते थे, तो इसी वजह से ताजमहल हमारा पीला हो गया था। तो वही हमको बताना है कि कौन सा इसमें ऐसा कारक था जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड ही जो अम्लीय वर्षा है उसके लिए जिम्मेदार है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1877 में या 1875 में या 1901 में या 1920 में? तो इसमें 1920 में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी इनके बारे में बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अगर ना आता हो तो फिर और अच्छे से पढ़ना चालू करिए। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और फिर हम लोग आगे चलते हैं इसमें,
इसमें देखना है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया। तो कैशलेस व्यवस्था को कैसे बढ़ाया गया? बैंकिंग क्षेत्र का संकट या विमुद्रीकरण या स्वच्छ भारत या डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो भारत में कैशलेस, जैसे हम लोग फोन पे से पेमेंट करते हैं या गूगल पे से करते हैं, वही उसी के बारे में बताना है कि अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल ने आगे बढ़ाया। तो इसमें हम लोग देखते हैं डिजिटल इंडिया ने ही जो है भारत सरकार के कैशलेस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। जो हम लोग स्कैन करके फोटो खींच के तुरंत पैसा डाल देते हैं, उसी के बारे में ये सवाल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है? महाभारत है कि अर्थशास्त्र है कि मनुस्मृति है या चरक संहिता है? तो हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें चरक संहिता में आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है और बताया गया है। तो ये चरक संहिता क्या है? आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? इसमें कौन सा ऐसा अनुच्छेद दिखाई दे रहा है जिसमें पंचायतों का जो है पंचायतों के बारे में जिसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 246 या 250 या 245 या 243 के खा में। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें 243 के खा में भारतीय संविधान में पंचायतों के बारे में बताया गया है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो ये मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस भाग में पाया जाता है? लिटिल निकोबार में या कार निकोबार में या लिटिल अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? इसका आंसर देना है आप लोगों को। इसमें पाया जाता है उत्तरी अंडमान में। फिर आगे हम लोग देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य उस समय 1336 में लगभग पूरे उसमें मुस्लिमों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। बस केवल यही एक राज्य ऐसा बचा हुआ था जिस पर कोई मुस्लिम राज नहीं कर रहा था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करके तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या, जो मेगा शहर माने गए हैं उनकी जनसंख्या कितनी है? इसी के बारे में बताना है। 20 मिलियन या 15 मिलियन या 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 50 को आप लोग अच्छे से देखिए। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या कितनी जनसंख्या से अधिक है? तो 10 मिलियन। इसमें देखिए ये कट गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 मिलियन होगा। 10 मिलियन का मतलब मेगा शहर, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़ की आबादी से जो ज्यादा है उससे हम मेगा शहर कहते हैं। ठीक है, तो आइए फिर अगली स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितने नंबर पर देश है? तो भारत से कितने देश ज्यादा क्षेत्रफल में बड़े हैं, उन्हीं के बारे में बताना है कि भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, तो भारत का स्थान 7वां है। सबसे बड़ा रूस के बाद और सारे देश हैं, फिर उसके बाद 7वें नंबर पर भारत आता है। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? ये बताना है। मालदीव जो है, मालदीव एक देश है जो भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो जापान, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो ये लक्षद्वीप के एकदम दक्षिण में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? जो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोगों को इसमें बताना है। तो इसमें से 9 राज्य और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती? तो इसमें लू हवा चलती है, वो हम लोग देखते हैं तो पंजाब में भी लू हवा चलती है, क्योंकि ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, और हरियाणा भी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, और राजस्थान भी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो इन तीनों में लू चलती है, इन तीनों में। लेकिन ये गोवा जो राज्य है, यहाँ पर लू नहीं चलती।
उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं गेहूं, रागी, ज्वार, बाजरा। तो इसमें ज्वार देखिए, ज्वार एक मोटा अनाज है, बाजरा भी एक मोटा अनाज है और रागी भी एक मोटा अनाज है। तो इसमें गेहूं जो है वो मोटे अनाज में इसको शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऐतिहासिक सहसा सूरी मार्ग किसके बीच में है। तो इसमें हम लोग पहला वो देखते हैं, दिल्ली और अमृतसर, लखनऊ और कोलकाता, कानपुर और कन्याकुमारी या दिल्ली और मनाली। तो ऐतिहासिक जो शेरशाह सूरी मार्ग है, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था उस समय, तो इसको बनवाया था दिल्ली और अमृतसर के बीच में। फिर और आगे हम लोग इसमें देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम तापमान का अनुभव करता है। कौन सा ऐसा जो है भारत का क्षेत्र है जो सबसे कम तापमान का अनुभव करता है। तो लेह की जैसलमेर की बुंदेलखंड की मुन्नार। तो हम लोग देखते हैं सबसे जो कम तापमान है वो इसमें से लेह का है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, किस ग्रह के बारे में बताया गया है कि आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अति व्यापित करती है। इसमें कौन सा ग्रह है जो अति कक्षा को जो है वरुण, जो वरुण हमारा एक ग्रह है उसकी कक्षा को काट दे रहा है, इसीलिए इस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। नहीं तो पहले हम लोग पढ़ते थे 9 ग्रह रहते थे हमारे सौरमंडल में, तो यम को जो है कक्षा से बाहर कर दिया गया है, 9 ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, और ये जो है वरुण की कक्षा को काट देता था रास्ता। इसका एक निश्चित पाथ नहीं था, इसीलिए इसको ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि सप्तऋषि उर्सा मेजर एक क्या है, तारामंडल है, धूमकेतु है या क्षुद्र ग्रह है या उपग्रह है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो ये एक तारामंडल है। उसके नीचे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो इसमें हम लोग देखते हैं पर्वतीय वन या टुंड्रा क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसमें से यह होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। आजकल जो है लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है, वह कौन सा राज्य है। कि मोबाइल से ही वोट डाल दिया जाएगा, ये कौन सा राज्य है उसके बारे में आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइए आप लोग। तो ये बिहार राज्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और धन्यवाद आपका। और क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए।